हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 26 जो ली गई है जैव प्रक्रम पाठ से। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव श्वसन तंत्र। आखिर मानव का जो ये श्वसन तंत्र है उसके क्या क्या भाग हैं और किस तरह से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों, मानव श्वसन तंत्र एक ऐसा अंग है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर श्वसन तंत्र मानव का किस अंग से शुरू होता है और किस अंग पर जाकर ये गैसों का आदान प्रदान करना शुरू करता है। श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। तो सबसे पहला अंग है यहाँ पर बच्चों नाक। बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है। इसका मतलब कि नाक में हमारे दो नथुने हैं और इन्हीं नथुनों की सहायता से वायु अंदर जाती है। तो क्या नाक से वायु का अंदर जाना सीधे वायु को फेफड़ों तक ले जाता है? नहीं। तो देखिए आखिर ये क्रिया कैसे होती है। जैसे ही बच्चों हम वायु को नाक से ग्रहण करते हैं, नाक के अंदर हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमारी रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं। अब ये बाल क्या कार्य करते हैं? वायु में जितने भी धूल के कण होते हैं बच्चों, रोगाणु होते हैं, ये बाल उन रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। हमारे नाक के अंदर बच्चों श्लेष्मा भी होती है। वो श्लेष्मा सांस लेते हुए हमारे शरीर में हवा को आर्द्रता प्रदान करती है ताकि यह हवा आसानी से हमारी श्वास नली तक पहुंच सके। अब चित्र में भी आप देखते रहिए। नाक के बाद आपको दूसरा अंग दिखाया है यहाँ पर स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। चित्र में भी आपको दिखाया गया है जिसे यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों? कंठ। ठीक है। अब ये स्वर यंत्र जो है इसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल और हिंदी में वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान उठता और गिरता है। कभी भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी पदार्थ निगलते हैं तो आप अपने कंठ पर हाथ रखेंगे। कंठ का जो हिस्सा कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे की तरफ गिरता है। इतना ही नहीं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, बात करने के दौरान भी यह उठता और गिरता है। तो ये क्या है बेटा? वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल। तीसरा हिस्सा आपको बताया गया है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? नाक से प्रवेश करने वाली जो वायु है वो एक खोखले स्थान पर पहुंचती है और वो खोखला स्थान क्या है? हमारा ग्रसनी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या होती है बच्चों? यह भोजन और हवा दोनों के लिए एक आम रास्ता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन भी ग्रसनी से होकर ही भोजन नली में पहुंचता है और जब हम सांस लेते हैं तो वायु भी इसी ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। लेकिन अगर हम भोजन खाते खाते कभी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा भोजन नली में ना जाकर श्वसन नली में प्रवेश कर जाता है और हमें ज़ोर से खांसी आने लगती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भोजन श्वसन नली में ना जाकर वायु नली में ही जाए तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बेटा उपकंठ। उपकंठ क्या होता है? कंठ के ऊपर ही एक लोचदार उपास्थि है। जिस तरह से किसी भी डब्बे के ऊपर ढक्कन होता है उसी तरह से हमारे कंठ के ऊपर मतलब श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे बोला जाता है उपकंठ। ये उपकंठ क्या काम करता है? जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये खाद्य कणों को वायु नली में जाने से रोकता है। इसका मतलब ये हमारे अन्न की नली और वायु की नली दोनों के बीच में एक स्विच का काम करता है। जब भोजन आता है तो ये श्वसनी को बंद कर देता है और जब वायु आती है तो ये भोजन नली को बंद कर देता है। आगे देखेंगे बेटा श्वास नली। श्वास नली दिखाई दे रही है आपको ये चित्र में। श्वास नली के ऊपर आपको सी शेप के बहुत सारे छल्ले दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बोला जाता है उपास्थि वलय। दिख रहे हैं आपको ये छल्ले? आखिर ये छल्ले क्यों होते हैं? श्वास नली स्वर यंत्र से नीचे गर्दन तक जाएगी। इस पर सी आकार की उपास्थि के छल्ले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नर्म होती है। जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा दबाव के साथ ऑक्सीजन ली जाती है तो ये श्वास नली पिचक ना जाए, तो इसको पिचकने से बचाती है। आगे देखिए बेटा, जब ये श्वास नली हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है
देखेंगे यहाँ फेफड़ों में प्रवेश करते हुए ये दो भागों में विभाजित हो गई। इन दो भागों को क्या बोला गया है? श्वसनी। अब आगे देखेंगे श्वसनी कई सारी शाखाओं में टूट गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सभी शाखाओं को क्या बोला जाता है बेटा? श्वसनिका। और हर श्वसनिका के कोने पर गुब्बारे जैसी रचनाएं हैं। इन गुब्बारे जैसी रचनाओं को क्या बोला जाता है बच्चों? कूपिका कोश। क्या बोला जाता है? कूपिका कोश। कूपिका कोश का डायग्राम अलग से भी आपको दिखाया हुआ है। कैसा है ये? गुब्बारों की संरचना का। जैसे ही आप ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे ये गुब्बारे क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, और जितनी भी हमारी रक्त की धमनियां हैं उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। नीचे देखेंगे आप, फेफड़ों के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? डायाफ्राम। तो बेटा डायाफ्राम एक मांसपेशी संरचना है। जब भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो डायाफ्राम जो है वो कैसा हो जाता है? सपाट। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं डायाफ्राम कैसा हो जाता है? गुंबद के आकार का हो जाता है। ठीक है। आखिर ये गुब्बारे जैसी रचनाएं, ये जो कूपिका हैं, इनका काम क्या है? तो बच्चों जितना भी गैसों का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन का रक्त तक पहुंचना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, तो गैसों का सभी प्रकार का आदान प्रदान इन्हीं कूपिकाओं में होता है। और क्या काम है इनका कूपिकाओं का? ये गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको अंतर बताया गया है। एक फेफड़े के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। फेफड़े क्या होते हैं? मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र ही क्या है? फेफड़े। ये हमारी छाती की वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बड़े होते हैं स्पंजी अंगों का एक जोड़ा। कितने फेफड़े हैं? 2। मुख्य रूप से फेफड़े क्या काम करते हैं? हमारे रक्त और वायु में गैसों का आदान प्रदान। बच्चों दायां फेफड़ा जो होता है हमारा वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप चित्र बनाएंगे तो जो लेफ्ट साइड में आपका फेफड़ा है उसको छोटा बनाना है और जो राइट साइड में आपका फेफड़ा होता है वो बड़ा बनाना है। ठीक है बेटा। आइए अब अंतर करते हैं कि सांस लेते हुए हमारी वक्षीय गुहा में क्या चेंज आता है और सांस छोड़ते हुए क्या होता है। सभी बच्चे इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सांस लेंगे। सांस लेते हुए आप अपनी छाती यानी वक्ष गुहा पर हाथ रख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं तो आपकी वक्ष गुहा फैल रही है और सांस छोड़ेंगे तो हमारी वक्ष गुहा सिकुड़ गई है। फिर से सांस लीजिए, आपकी पसलियां ऊपर उठी हैं, सांस छोड़ने पर पसलियां नीचे चली गई हैं। फिर सांस लेकर आप अपने फिंगर्स जो हैं, उंगलियां बिल्कुल फेफड़ों के नीचे मध्य में रखेंगे। आप सांस लेंगे और देखेंगे आपका डायाफ्राम सपाट हो गया है और सांस छोड़ेंगे तो आपका डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो गया है। जब भी बेटा हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हवा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर रही है और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और उस टाइम पर फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूपिका का क्या कार्य है? अभी बताया मैंने, क्या काम है कूपिका का? गैसों का आदान प्रदान करना। और कूपिका का क्या काम है बच्चों? वेरी गुड, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। तो क्या काम है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। मैं आपके लिए फर्स्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर, सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। कौन करता है ये काम? कूपिकाएं, ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट हो गया आंसर, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है, गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? कूपिका में। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सांस लेने और सांस छोड़ने में अंतर बताइए। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। आपको ये टेबल बनानी है। मानव की श्वसन प्रणाली का चित्र बनाइए।
तो बेटा ये चित्र यहाँ भी दिया गया है आपको, 4th क्वेश्चन का आंसर, या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी हो आप वहीं से कीजिए। लास्ट एंड 5th क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा उदर यानी पेट जो है उसकी गति कैसी होती है। आप सीधे लेट जाएंगे और सांस लेते और छोड़ते समय अपने उदर पर हाथ रखकर उसकी गति का अवलोकन करेंगे। ठीक है, अपने अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आखिर क्यों हो रहा है आपका उदर कभी ऊपर कभी नीचे, क्यों? तो हम बताएंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु जो है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिसके कारण किसकी गति होती है, पसलियों की गति होती है, फेफड़ों की गति होती है और डायाफ्राम की गति होती है, इसीलिए उदर भी हमारा क्या करता है, गति करता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है कि क्या क्या अंग हैं जो हमें श्वसन तंत्र में है और किस तरह से कूपिकाएं काम करती हैं। क्या काम किया कूपिकाओं ने, ये गुब्बारे जैसी रचनाएं हैं बच्चों, ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं ताकि गैस का आदान प्रदान अच्छे से हो सके। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप ही को मिले। थैंक यू।